सभी का एनएमएफ न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बिहार में चुनाव खत्म हो चुके हैं और तमाम मतदान मतपेटी में कैद हो चुके हैं, लेकिन किसकी जीत होगी बिहार चुनाव में, इस बात का फैसला होगा 14 तारीख को। लेकिन आज बिहारियों की, बिहार के तमाम लोगों की जीत हुई है, क्योंकि बिहार में बम्पर वोटिंग हुई है। पहले चरण की बात कर ले, दूसरे चरण की बात कर ले, दोनों चरणों में बम्पर वोटिंग हुई है। लोगों ने बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया है और इसके साथ ही आपको बता दें वोट प्रतिशत में भी काफी ज्यादा इजाफा भी हुआ है। शाम के 5 बजे तक की बात की जाए तो करीब 67% मतदान हुआ है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि क्या कारण रहा है कि बिहार में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है, क्या वजह रही है। क्या तेजस्वी यादव की तरफ से जो तमाम वादे किए गए, चाहे युवाओं को नौकरी देने की बात उनकी तरफ से कही गई हो, नीतीश कुमार की उम्र को लेकर बार बार उन्होंने बयान दिया है, ये बात कही गई हो, राहुल गांधी की तरफ से वोट चोरी का मुद्दा उठाया गया हो, या फिर नीतीश कुमार ने महिलाओं को जो सौगात दी है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा हो। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत में जो भावुक अपील की थी बिहार में कि हमने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया, हमने जो किया बिहार के लिए किया, बिहार के लोगों के लिए किया। कई मुद्दे हैं, लेकिन गेम चेंजर कौन कौन से मुद्दे साबित हुए हैं इस पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ सहयोगी कार्तिक जुड़े हुए। कार्तिक, रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है बिहार में। पिछले कुछ चुनावों की बात की जाए, उन तमाम चुनावों की तुलना में सबसे अधिक वोटिंग हुई है। इस बार जो वोटिंग हुई है वो वोटिंग क्या कहती है? क्या बदलाव होने वाला है या फिर समर्थन जनता का मिल रहा है? बिल्कुल, पहले फेज की अगर बात करें तो पहले फेज में भी लगभग 65% मतदान हुआ था। 121 सीटों पर जो मतदान हुआ, आज जो 122 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें बीजेपी इस बार 54 सीटें, मतलब सबसे ज्यादा सीटें एनडीए में लड़ रही थी, उसमें ये 5 बजे तक का जो आपने आंकड़ा बताया कि 67% तक का ये पहुंचा है। और जो मतदान है वो लगभग 6:30 बजे के बाद तक भी चला है, क्योंकि जो लोग लाइन में लग गए थे वोटिंग का समय खत्म होने के बाद भी उन लोगों को वोटिंग करने दिया गया। और जो एग्जैक्ट आंकड़ा है वो अभी आना बाकी है, वो मतलब लगभग कहें तो कल तक वो आंकड़ा आएगा। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि ये रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग लगभग 70% के पार ये आंकड़ा जा सकता है, जिस तरीके से 5 बजे तक का आंकड़ा है। और 67% ये आंकड़ा रहा। जिन विषयों पर आपने चर्चा की उसमें सबसे जो मुख्य बिंदु मुझे लगता है वो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार 20 साल से बिहार के सत्ता पर काबिज हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नीतीश कुमार का जो नाम है उसके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। लोग नीतीश कुमार को अगर कोई बदलना भी चाहता है तो वो पहले पूछता है कि नीतीश कुमार का विकल्प कौन है। तेजस्वी यादव को विकल्प के तौर पर बहुत बड़ी संख्या में जनता बिहार में नहीं देख रही है, और बहुत बड़ी संख्या में आज भी जो जनता है बिहार की वो नीतीश कुमार के साथ ही है। इस वोटिंग के खत्म होते होते जो एग्जिट पोल्स आए हैं और जो चर्चा पहले राजनीतिक पंडित कर रहे थे लगभग उसी तरफ जा रहे हैं। एनडीए को एग्जिट पोल्स में 48% वोट के लगभग दिया जा रहा है और 150 से लेकर 160 सीटें एनडीए के खाते में जाते फिलहाल एग्जिट पोल्स में दिखाई दे रही हैं। 2010 की अगर मैं बात करूं तो जब दोनों पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा था, नीतीश कुमार और बीजेपी जब साथ लड़ी थी, तो सबसे ज्यादा सीटें इतिहास में उन्हें मिली थी। उसके बावजूद इतनी सीटें नहीं मिल पाई। और इस बार का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं उसी तरफ जाता हुआ दिख रहा है जिस तरफ आपका 2010 का चुनाव गया था। एसआईआर का जो मुद्दा था वो भी एक गेम चेंजर मुद्दा साबित हो सकता है चुनाव में, क्योंकि लगभग 71 लाख वोट काटे गए हैं। अब जब 71 लाख वोट फर्जी कह लीजिए या फिर डबल वोट कह लीजिए, कुछ भी उन वोटों को कह लीजिए जो काटे गए हैं, तो अक्सर जो पिछले चुनावों में चुनाव का जो मतदान का जो फीसदी था वो कम रहता था। लेकिन जब 71 लाख वोट कट गए तो उससे भी 1-2% ज्यादा वोट बढ़ने का, यानी कि वोटर्स कम हुए लेकिन प्रतिशत बढ़ा है। वोटर्स कम नहीं हुए हैं, इस चुनाव में भी वोटर्स बढ़े हैं। पिछले चुनाव की अगर बात करें तो लगभग 7.2 करोड़ मतदाता थे बिहार में 2020 में, लेकिन इस बार लगभग 22 लाख मतदाता बढ़े हैं। ये 71 लाख वो कटे हैं जो एक तरीके से आप इन्हें फर्जी कह सकती हैं, या फिर जो डबल रजिस्टर्ड थे, या फिर कुछ लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे, कुछ लोग मर गए, कुछ लोगों ने अपने जो पते थे वो शिफ्ट कर दिए। मतलब जिस तरीके से कहें कि बिहार से कोई दिल्ली आ गया, देश के अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से लोग चले जाते हैं वो लोग वहां अब नहीं रहते हैं। तो इस तरीके के वो 71 लाख वोटर थे। लेकिन पिछले चुनाव में ये वोटर भी टोटल जो मतदाता थे उसमें इनकी काउंटिंग हुई थी, इस वजह से मतदान कम रहा था। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर इस बार मतदान में
अक्सर हमेशा से कहा जाता है कि बिहार में महिलाएं ज्यादा मतदान करती हैं क्योंकि पुरुष काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहते हैं। तो यहाँ पहले दीपावली, उसके बाद छठ और उसके तुरंत बाद वोटिंग। तो कहा एक रीजन ये भी बताया जा रहा है कि लोग जो दिवाली पर आए थे या फिर छठ पूजा पर जो लोग अपने घर आए थे वो लोग रुके हैं बिहार में। 6 तारीख वाले मतदान में भी रुके हैं और 11 तारीख वाले मतदान में भी रुके हैं और वो वोट करके ही गए हैं। ये भी एक बड़ा कारण है। तो पहला कारण एसआईआर का रहा, दूसरा कारण छठ के बिल्कुल बाद में चुनाव होना भी एक बड़ा कारण रहा, और तीसरा जिस तरीके से आपने कहा कि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से महिलाओं को सौगात दी। तो बिहार में हमारी टीमों ने भी लगातार काम किया पिछले 2 महीने से। तो वहां महिलाओं का ये कहना है कि जिसने हमारे बारे में सोचा है हम क्यों ना उसके बारे में सोचें। ये नीतीश कुमार की छवि है जो 10-10 हजार रुपए की किश्त ट्रांसफर की गई कि महिलाएं अपना कोई छोटा सा उद्योग शुरू कर सकें। और उसके बाद में भी ये कहा गया कि अगर आप कोई उद्योग शुरू करते हैं और उसका भविष्य अगर दिखाई देता है तो फिर आपको और 2 लाख रुपए तक का लोन आपको दिया जाएगा। तो ये एक संभावना पैदा की गई, एक रोजगार को की देने की एक मंशा सरकार की दिखाई दी, जाहिर दी गई। और स्वरोजगार की तरफ जिस तरीके से सरकार बढ़ रही है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर इस चुनाव में रहा कि रिकॉर्ड तोड़ मतदान पहले फेज में भी 65% रहा और इस फेज में भी 70% को पार ये अगर आंकड़ा करता है तो कोई बहुत ज्यादा हैरानी की बात सामने नहीं होनी बिल्कुल। चाहिए। अभिषेक, आप जिस तरीके से धीरे धीरे एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ रहे हैं, एग्जिट पोल में एनडीए को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, और इसके साथ ही अगर अब बात की जाए महागठबंधन की, महागठबंधन ने जितने मुद्दे उठाए थे अब वो मुद्दे कहीं ना कहीं महागठबंधन को पछाड़ती हुई नजर आ रही है। अगर हम फैक्टर्स की बात करें, इस चुनाव में सबसे ज्यादा प्रतिशत वोटिंग हुई है, उसके पीछे के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? क्या महिलाएं, क्योंकि कहा जा रहा है कि महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ा है, बिहार में युवा जागरूक हुए हैं, बिहार में महिलाएं जागरूक हुई हैं, और इसके साथ ही अगर हम साइलेंट वोटर्स की बात करें अभिषेक, क्या साइलेंट वोटर्स भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रह सकता है इसके पीछे? माइग्रेंट्स की आपने बात की थी, तो कई बार माइग्रेंट्स जो है अक्सर अपने पूजा मनाकर वो निकल जाते थे, इस बार माइग्रेंट्स भी रुके हुए थे चुनाव को लेकर। वोट प्रतिशत बढ़ने में इन तमाम फैक्टर्स का एक बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल। और पिछले चुनाव की अगर बात करें तो दोनों गठबंधन को 37% वोट मिला था। कुछ पॉइंट मतलब 0 पॉइंट समथिंग का कुछ अंतर रहा था, उस वजह से हार जीत तय हुई थी। लेकिन इस बार देखिए कहा ऐसा जाता है कि जब भी मतदान ज्यादा होता है तो लोग घर से निकलते हैं सरकार को बदलने के लिए, लेकिन नीतीश कुमार के नाम पर कोई बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। वो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोग बदलना, कुछ लोग चाहते हैं नीतीश कुमार को क्योंकि 20 साल का शासन हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जब विकल्प तलाश करते हैं तो प्रशांत किशोर के बारे में कहा गया था कि एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। लेकिन अभी तक जो एग्जिट पोल आया है उसमें किसी एग्जिट पोल में 0 सीट दिखाई जा रही है, किसी एग्जिट पोल में 0 से लेकर 2 सीटें प्रशांत किशोर को दिखाई जा रही हैं। तो बहुत बड़ा फैक्टर एग्जिट पोल के हिसाब से प्रशांत किशोर नहीं रहे। महिलाओं की अगर बात करें तो सभी महिलाएं जिस तरीके से 10,000 रुपए का किस्त मिला, या फिर लड़कियों को जिस तरीके से साइकिल दी गई, या फिर मुफ्त की जो शिक्षा की बात है, या फिर इलेक्शन में ग्राम इलेक्शन में जो रिजर्वेशन महिलाओं को दिया गया नीतीश कुमार के द्वारा 33% का, वो एक कारण रहा। तो सारी महिलाएं एनडीए की तरफ चली गई होंगी ये भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन कहा जा रहा है कि लगभग 70% महिलाओं ने एनडीए के पक्ष में मतदान किया है। युवा जिस तरीके से तेजस्वी यादव के साथ दिखाई दिए, बिहार के सभी युवाओं ने महागठबंधन को या फिर तेजस्वी यादव के समर्थन में ही वोट किया होगा, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। और साइलेंट वोटर्स कितना होगा वो मैंने आपको बताया कि 2020 के चुनाव में दोनों पार्टियों को, दोनों गठबंधन को 37% वोट मिला था, लेकिन सीटों में एक भारी अंतर था। एनडीए को जहां 125 सीटें मिली थी वहीं महागठबंधन को 110 सीटें, मतलब 15 सीटों का अंतर यहां आ गया था। और जो हार जीत की बात करें तो कुल 22-24 हजार वोट ऐसे थे जिनसे हार जीत का मार्जिन तय हुआ था। अभिषेक, जो घोषणा पत्र जारी किए गए थे, क्या वो भी एक अहम फैक्टर माना जाए? जो एग्जिट पोल में जो नतीजे, जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, उसके पीछे घोषणा पत्र दोनों पार्टियों की तरफ से, चाहे महागठबंधन की बात कर ली जाए, एनडीए की बात कर ली जाए, ये भी एक अहम भूमिका निभा रही है। बिल्कुल, एनडीए तो दे ही रहा है। एनडीए की तो सरकार वहां फिलहाल है ही, उसमें 10-10 हजार रुपए महिलाओं को दिए ही है, स्वरोजगार और रोजगार देने की भी वो बात कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने हर घर में सरकारी नौकरी देने की बात कही, वो मतलब बिहार के लोगों को ही वो आंकड़ा जो दिया रास नहीं आया, वो जो वादा था, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है, किसी भी लिहाज से संभव नहीं है। ना तो इतनी नौकरियां पैदा की जा सकती हैं
लगभग 2.5 करोड़ से ज्यादा परिवार बिहार में हैं, 2.5 करोड़ नौकरियां बिहार में मतलब दी ही नहीं जा सकती। दूसरा, बजट भी बिहार का जो बजट फिलहाल मौजूदा वक्त में है उसे 8 गुना तक बढ़ाना पड़ेगा, जो कि वो भी संभव नहीं है। तो ये दिखाई दे। दूसरा, राहुल गांधी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ रहे। जब चुनाव वो एक बार आए SIR को लेकर, उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा 15 दिन की बिहार में की, लेकिन उसके बाद जब चुनाव का पीक था उस वक्त वो विदेश यात्रा पर चले गए, 15 दिन वो वहां रहे। टिकट बंटवारे में कोई बहुत ज्यादा भूमिका राहुल गांधी की नहीं रही। जब तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव दिल्ली जाते हैं अपने केस की सुनवाई के लिए, तो राहुल गांधी उनसे मुलाकात नहीं करते हैं। बाद में जब जो चुनाव प्रचार के आखिरी के जो 2 दिन थे उसमें भी राहुल गांधी प्रचार कर सकते थे, लेकिन उस वक्त राहुल गांधी मध्य प्रदेश पहुंच जाते हैं और अपना प्रदेश कार्यकारिणी को तय करते हैं। प्रदेश में कांग्रेस के जिला अध्यक्षों को वो के नाम को वो तय करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं, अगर जिस तरीके से पिछली बार के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 70 सीटें दी गई थी और 70 में से 19 सीटें ही महज कांग्रेस पार्टी जीतने में कामयाब रही थी, इस बार भी बैकफायर अगर महागठबंधन को सबसे ज्यादा कुछ करेगा और जो सेटबैक सबसे ज्यादा लगेगा वो राहुल गांधी ही होंगे। कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से अपने प्रचार में पिछड़ी है, वो महागठबंधन का मुझे लगता है कि सबसे बड़ा वीक पॉइंट हो सकता है अगर एनडीए एक बार फिर से 2025 में सरकार बनाता है। गठबंधन में वीक पॉइंट्स की बात की है, लेकिन इस बार भी जैसे बाकी तमाम चुनाव में गठबंधन में हमने खिटपिट देखी थी, इसके साथ ही आंतरिक कला भी देखी गई थी, मनमुटाव भी देखा गया था, मतभेद के साथ मनभेद भी देखा गया था। हर चुनाव की तरह इस बार भी महागठबंधन में चुनाव आते आते ये तमाम चीजें देखी गई थी। कांग्रेस और आरजेडी के बीच मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर भी विवाद देखा गया था। जाहिर सी बात है ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल। और मतलब दोनों पार्टियों की अगर बात करें आरजेडी और कांग्रेस की, तो 10 सीटों पर तो इनकी फ्रेंडली फाइट थी। एक सीट तो ऐसी रही जिस सीट पर अपने कैंडिडेट के लिए राहुल गांधी भी प्रचार करने के लिए गए अलग से, और तेजस्वी यादव भी अपने कैंडिडेट के लिए प्रचार करने के लिए गए। तो ये जो फ्रेंडली फाइट है, अब फाइट तो फाइट है, कांग्रेस के उम्मीदवार के पक्ष में लोग मतदान करेंगे, फिर आरजेडी के उम्मीदवार के पक्ष में लोग मतदान करेंगे। तो फ्रेंडली फाइट के नाम पर जिस तरीके से यहाँ बिहार में ये महागठबंधन लड़ा है लगभग 10 सीटों पर, 2 सीटों पर तो नाम वापसी हुई है, पहले 12 सीटें थी जहां फ्रेंडली फाइट थी, उसके बाद 10 सीटों पर तो मतदान हुआ है फ्रेंडली फाइट के नाम पर। तो ये लोगों को भी दिखता है, बिहार के लोगों को भी ये दिखा है कि सिर्फ सीटों की जो ओवरलैपिंग हुई थी वो कहीं ना कहीं अब तमाम ये महागठबंधन के लोग तो कंफ्यूज थे ही, इन लोगों ने जनता को भी काफी ज्यादा कंफ्यूज बिल्कुल। और जनता के सामने ये जो है संदेश गया कि ये लोग खुद ही एकजुट नहीं है। खुद ही जब एकजुट नहीं है तो फिर बिहार की सत्ता में अगर इनको लाया जाता है फिर एकजुट होकर कैसे चलेंगे। तकरार इतना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और अशोक गहलोत को बुलाया जाता है, वहाँ सीएम पद के तौर पर जो है आपका तेजस्वी यादव का नाम वो सामने रखते हैं और डिप्टी सीएम के तौर पर वो मुकेश सहनी के नाम को सामने रखते हैं। कांग्रेस पार्टी लगभग 61 सीटों पर इस बार लड़ रही है और उस पार्टी की तरफ से कोई डिप्टी सीएम का कैंडिडेट नहीं दिया जाता है। तो कलह, अंतर कलह जो है वो साफ दिखती है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, लेकिन 12 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। 1 घंटा अशोक गहलोत के कमरे में तेजस्वी यादव, अशोक गहलोत और मुकेश सहनी के बीच खटपट होती है और मुकेश सहनी इस बात पर अड़ जाते हैं कि मुझे डिप्टी सीएम के तौर पर अगर रखा जाएगा, चेहरा मेरा नाम सामने रखा जाएगा, तभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाऊंगा। 15 सीटें वो कुल लड़ रहे हैं, 2 सीटों पर न एक ओवरलैपिंग के चलते और एक सीट पर उनके किसी कैंडिडेट का पर्चा निरस्त हो गया। तो कुल 13 सीटों पर मुकेश सहनी चुनाव लड़ रहे हैं। कितनी सीटें जीत पाएंगे कितनी नहीं, और अगर सत्ता में महागठबंधन आता है, एग्जिट पोल्स अगर गलत होते हैं तो उसके बाद क्या ये फैसला बना रहता है जो फैसला शुरुआत में लिया गया था। तो बहुत सारे वीक पॉइंट्स है, बहुत सारी अंतरकलह देखने को मिली है चुनाव से पहले ही। तो जनता ने का ये भी कारण हो सकता है कि जो पैट वोटर था कहीं ना कहीं वो भी शिफ्ट हुआ होगा एनडीए की तरफ। बिल्कुल। आप तो लगातार एग्जिट पोल के आंकड़े दिखाए जा रहे हैं। फिलहाल एग्जिट पोल की अगर बात करें तो एनडीए को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बहरहाल बिहार वासियों ने बम्पर वोटिंग की है, रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग की है और जाहिर सी बात है ये जाहिर कर रहा है कि बिहार में लोग जागरूक हो चुके हैं। कौन जीतता है ये 14 तारीख को पता चलेगा। फिलहाल बिहार चुनाव से जुड़े तमाम बड़ी और छोटी अपडेट्स के लिए आप हमारे ऑफिशियल न्यूज वेबसाइट newsnmf.com पर जरूर जाएं।